देखिए, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो एयर के थ्रू रेफ्रिजरेशन होता है उसकी सीओपी कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम वर्किंग मीडियम एयर ना लेकर के कोई रेफ्रिजरेंट लेते हैं जो आसानी से वेपराइज हो जाता हो, तो सीओपी जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि लैटेंट हीट के केस में अगर हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन लैटेंट हीट के फॉर्म में होता है तो उसमें सेंसिबल हीट से कई गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सकती है और रिजेक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो सीओपी इसकी कई गुना ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है अगर हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है वो आज का टॉपिक है ये वाला। अब ये सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में है क्या क्या? देखो, है ये कि ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है और ये क्या होता है, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूटिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूटिलिटी। तो ये कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूटिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी है ये है कि इसमें वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो एयर ना होकर के वेपर होता है। तो जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्लूइड जो इस केस में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेपर। इस केस में जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो वेपर होगा। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो जो वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। तो जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है एंड कंडेंसेस, और आसानी से कंडेंस भी हो जाता है, वो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो फेज़ होती है वो लगातार चेंज हुआ करती है बिटवीन लिक्विड फेज टू। तो जो लिक्विड फेज से अगर देखें और गैसियस फेज। तो लिक्विड से गैसियस फेज लगातार क्या होती रहती है, ये फेज चेंज हुआ करता है। तो फेज चेंज होता है तो उस केस में क्या होता है, जब लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएगी, जब लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगी तो क्या हो जाएगा, हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या कहिए, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इवेपोरेशन कहलाता है, इवेपोरेशन। और वापस जब गैसेस से लिक्विड में आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हीट को देखिए, यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। और जब ये कंडेंस हो रहा है गैसेस से लिक्विड में तो ये हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये कंडेंसेशन का फॉर्म है। तो ये जो है कन्वर्टिंग ये लिक्विड टू ये गैसेस टू लिक्विड। तो यहाँ पर जो हो रहा है ये अब कंडेंसेशन में आ जाएगा, ये लिक्विफाई होना। तो ये जो इवेपोरेशन ये लिक्विफाइंग कह सकते हैं इसको, लिक्विफाइंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कंडेंसेशन कहलाता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का जो पार्ट आया इसमें हीट रिजेक्शन हुई, इसमें हीट का रिजेक्शन हुआ और इसमें हीट का एब्जॉर्ब हुआ। तो हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो हीट का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो उस केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यही इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ पर जो हीट का एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसीलिए जो है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है।
तो हम इसको जो है, चूँकि ये लगातार अल्टरनेटिवली ये लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में ये इस तरीके से हीट को ले रहा है और गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, फिर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, फिर लिक्विड में आ रहा है, फिर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर गैसेस में जा रहा है, फिर रिजेक्ट करके फिर लिक्विड में आ रहा है। ये लगातार इस तरीके से, एक तरीके से क्या हो गया, ये पंप हो गया। तो इस तरीके के हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिजेक्ट हो रही है, हीट एब्जॉर्प्शन एंड हीट रिजेक्शन दोनों इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट पंप। तो सिंस हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन टेक्स प्लेस in the form of latent heat, therefore it is known as latent heat पंप। तो इसको हम लेटेंट हीट पंप की तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्किंग मीडियम होता है वो सेम फेज में नहीं रहता, जैसा कि पीछे की तरफ देखा था आपने। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वर्किंग मीडियम लगातार अपनी फेज को चेंज करता रहता है। तो द फेज ऑफ वर्किंग मीडियम, द फेज ऑफ working medium changes alternatively। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो है, ये अगला पॉइंट समझ लीजिए और इसको अगला पॉइंट समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो इसका हम डायग्राम बनाए, स्कीमेटिक बनाए, तो वो किस तरीके से होता है ज़रा उसको देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक वेपर कंप्रेशन सिस्टम का स्कीमेटिक हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इसमें देखिए होता ये है कि देखिए यहाँ पर ये है इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर में जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है तो यहाँ पर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये वही स्पेस है जहाँ पर कूलिंग होनी है। तो ये इवेपोरेटर हो गया। तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें इतने पासेस बनाए जाते हैं तो कि वो सफिशिएंट टाइम में हीट को एब्जॉर्ब कर ले। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, करीब करीब होना ये चाहिए कि यहाँ तक आते आते वो पूरा कंप्लीट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिर वो जाता है कंप्रेसर में। जब कंप्रेसर में जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेस होता है। कंप्रेशन फिर उसी तरीके से हम लेकर के चलेंगे, आइसेंट्रोपिक मान के चलते हैं, लेकिन वो आइसेंट्रोपिक कहीं पर भी होता नहीं है, वो हमारा आइडियल केस माना जाता है। तो उसके बाद जब कंप्रेस होगा तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेस होने के बाद ये जो है टोटल, ये सैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकता है आफ्टर कंप्रेशन, ये जो है उसका कुछ पार्ट लिक्विड हो, कुछ पार्ट वेपर हो, ऐसा भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच गया हो आफ्टर कंप्रेशन। तो जो लिक्विड स्टेट, जो ये रेफ्रिजरेंट है, फिर ये यहाँ पर आता है वेपर फॉर्म में या वेपर लिक्विड मिक्स फॉर्म में, और ये यहाँ पर ठंडा होता है। ये कंडेंसर है, आपका देख रहे हैं ये क्या है, ये कंडेंसर है, ये है कंडेंसर, ये है कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होता है, वो हीट को रिजेक्ट करता है, हीट को यहाँ रिजेक्ट करेगा, और ये जो टोटल जो वेपर फॉर्म में था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ये हीट को रिजेक्ट करेगा। और उस केस में क्या हो जाएगा, हीट को रिजेक्ट करने के बाद ये फेज़ इसकी चेंज हो जाएगी, फिर से ये लिक्विड फेज़ में आ जाएगा और इसको रिसीवर टैंक में हम कलेक्ट कर लेंगे। देखो रिसीवर टैंक इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम इसकी जो क्वांटिटी है या फ्लो है उसको यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं और अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जाता है पाइप के थ्रू एक्सपेंशन वॉल्व में। देखो जो एक्सपेंशन वॉल्व्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे जब समय आएगा तो हम उन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे, बताएंगे सारी चीज़ें कि वो सब वॉल्व किस तरीके से
ऑपरेट करते हैं। तो और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एक्सपेंशन होता है वो आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होता है। तो इसके पहले वाला जो हमने एक्सपेंशन आपको बताया था, याद करिए, जो हम एक्सपेंडर में एक्सपेंशन बता रहे थे, तो वहाँ का जो एक्सपेंशन था वो आइसेंट्रोपिक था, और यहाँ वाला जो है आइसेंथाल्पिक है। अतः एंथैल्पी सेम होती है इधर और इधर, बिफोर और आफ्टर एक्सपेंशन एंथैल्पी सेम मानी जाती है। तो ऐसा तो यहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो आपने पढ़ा होगा पीछे थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पर वही यूज़ किया जाता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर उसके बाद फिर से रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ठंडा हो जाता है चिल्ड स्टेट में, बिल्कुल लिक्विड चिल्ड स्टेट में, फिर से वेपोरेटर में आता है और फिर से हीट को एब्जॉर्व करता है और साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में इतनी आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के इसमें यही है कि देखिए ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, ये वेपर फॉर्म में आ गया, हीट को एब्जॉर्व किया और यहाँ पे इसने हीट को रिजेक्ट किया, और सारा प्रोसेस हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन जो हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से, इसीलिए इसको लैटेंट हीट पंप के तरीके से हम बताते हैं या ट्रीट करते हैं। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की वेपर कंप्रेशन सिस्टम की ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में क्या अच्छाइयाँ हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में वो, और क्या इसमें जो है खराबियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लें। क्योंकि यहाँ पर ये चूँकि इंट्रोडक्शन में चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन कौन सी मेरिट्स मिलेंगी। तो मेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरिट्स में अगर आप देखिए तो क्या क्या होगा मेरिट्स में। देखिए मेरिट्स में जो है सबसे बड़ी चीज़ तो इसके अंदर ये आती है कि इसमें पहला इसकी जो COP होती है, वो COP जो होती है वो हाई होती है, बहुत ज़्यादा। COP इज़ हाई, COP हाई होती है, ठीक है। इसलिए होती है कि जो साइकिल होती है इसकी, जो इसकी साइकिल होती है वो नियर टू रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के नियर होती है। तो नियर टू रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका पॉइंट ये है कि जो जब ये यूज़ किया जाता है तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो 1/5 होती है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। अगर मान लीजिए कि आप सेम तरीके की कूलिंग कर रहे हो तो रनिंग कॉस्ट इज 1/5 ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब अगर आप सेम कूलिंग कर रहे हैं, सेम एक्सटेंट तक कूलिंग कर रहे हैं, चाहे एयर रेफ्रिजरेशन से करें चाहे वेपर कंप्रेशन से करें, तो जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो इसकी जो होगी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ये जो होगी वो 1/5 होगी। दूसरी बात कह रहा है कि जो इसके इवेपोरेटर की साइज़ जो होती है वो स्मॉलर होती है, तो इससे काफ़ी स्पेस बच जाता है। स्मॉलर इवेपोरेटर साइज, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। और अगली बात जो आती है वो ये आती है कि इसमें जो आप टेम्परेचर चाहते हैं वो आप टेम्परेचर थ्रॉटल वाल्व को एडजस्ट करके आप पा सकते हैं। तो द required temperature can be achieved
can be achieved by adjusting throttle valve. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, ये हम कह सकते हैं। आइए हम इसकी कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं अब इसी समय। तो डीमेरिट्स क्या क्या होंगी? देखिए, जो डीमेरिट है, सबसे बड़ी डीमेरिट हाई कॉस्ट। सबसे बड़ी डीमेरिट इसकी है हाई कॉस्ट। कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बात जो इसके अंदर आ जाती है वो होती है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है। और क्या होती है? टॉक्सिटी, टॉक्सिक। अगर मान लीजिए कहीं लीक कर जाती तो जहरीली होती है, ये टॉक्सिक हो गई। और क्या इसमें होता है, और उसमें क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? और ये जो होती है, अब इसमें अगर मान लीजिए कि अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो इसकी डिज़ाइन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब अगर रेफ्रिजरेंट अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए जो डिज़ाइन होती है वो उसको काफ़ी हद तक चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके जो है, ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं। लेकिन डीमेरिट्स जो है वो हाई कॉस्ट का तो कोई मतलब नहीं होता। इनिशियल कॉस्ट तो हाई हो सकती है, लेकिन चूँकि इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो 1/5 होती है एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि रनिंग कॉस्ट जो होती है वो लॉन्ग रन के लिए होती है। जैसे आप लोग जानते हैं LED बल्ब वगैरह है, वो इनिशियल कॉस्ट तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो चलते हैं तो उसकी जो है रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। तो वो पैसा जो है बहुत जल्दी ही एडजस्ट हो जाता है और आप प्रॉफिट में आने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुल मिला करके अगर इसकी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट 1/5 है एयर एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो सोच लीजिए कि इसकी जो COP है वो कितनी हाई होती होगी। अब इसका जो है TH डायग्राम बचा हुआ है, तो TH डायग्राम हम बनाते हैं और आप देखिए TH डायग्राम में किस 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 तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, TH डायग्राम जो इसका हम बनाएंगे वो 3 कंडीशन में बनाएंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जब वेपर जो है वो ड्राई और सैचुरेटेड हो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। पहली कंडीशन जो हो सकती है, जो पॉसिबल कंडीशन है, जो मेन पॉसिबल कंडीशन है वो यही है। तो पहली कि ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन हम चाहते भी यही है कि इसी कंडीशन में ही जो है हम जो है ये ऑपरेट करें। तो ड्राई सैचुरेटेड हो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वेपर जो है वो कंप्रेशन होने के बाद सुपर हीटेड स्टेट में चली जाए, मतलब वेपर इज सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि वेपर जो है वो वेट हो जाए आफ्टर कंप्रेशन। तो ये 3 कंडीशन है बेसिकली। इन्हीं तीनों में हम जो है 3 केसेस हैं, ये इन्हीं में जो है हम TH डायग्राम ड्रा करके दिखाते हैं आपको। तो पहला तो यही होगा कि जो व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो TH डायग्राम है वो पहला केस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के एंड में वेपर क्या है, ड्राई और सैचुरेटेड है। तो देखिए, ये TH डायग्राम के लिए हमने स्केल से इसको ड्रा किया, जो ये फ्रेम था। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए ये Y एक्सिस पर टेम्परेचर लिया गया और X एक्सिस पर एंट्रोपी ली गई। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने ये लिक्विड लाइन बनाया, ये लिक्विड सैचुरेशन लाइन है और ये वेपर सैचुरेशन लाइन है। तो ये इसको बोलेंगे हम लिक्विड लाइन। ये लिक्विड लाइन हो गई। और ये जो लाइन ये वाली कहलाती है वेपर सैचुरेटेड की लाइन, सैचुरेटेड या वेपर की सैचुरेटेड लाइन हो गई, ये वाली हो गई। तो कह रहा है कि जो वेपर है वो किस तरीके से है, ड्राई और सैचुरेटेड है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। मतलब मान लीजिए कि कंप्रेशन का एंड यहाँ पर हुआ, तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वेपर क्या है, ड्राई और सैचुरेटेड है, यहाँ पर इस तरीके से है वो। तो जब वो कंडेंसर में जाएगी उसके बाद जानी है कंडेंसर में, उसे कंडेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी वो, देखिए यहाँ से यहाँ तक फेस चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से जब इसके अंदर रहेगा
तो फेज चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। फेज चेंज हो रहा है ये जब वेपर कंडेंसर में गई तो उस केस में इसका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन का है। कंडेंस हो रही है वेपर यहाँ से यहाँ तक, तो कंडेंसेशन प्रोसेस आया। उसके बाद जब ये एक्सपेंशन वॉल में जाएगी, देखो यहाँ पर जब एक्सपेंशन वॉल में जाती है तो अब एक्सपेंशन जो होता है इस केस में वो जो होता है वो आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होता है, ना कि आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन जब होगा तो उस केस में एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी नहीं कांस्टेंट होती है। तो जब वो एक्सपेंशन होता है तो उसका जो वो जब होगा वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, है ना, वो इस तरीके से आ जाता है। ऐसे एक्सपेंशन से ये इस तरीके से ये ट्रेंड आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देख लीजिए ये हीट को, तो यहाँ पर जब आएगा तो इसका देखो यहाँ पर कुछ स्टेट लिक्विड का होगा और कुछ वेपर का होगा। यहाँ से जब इधर आया तो अब यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो है ये चला गया कंप्रेसर के अंदर। और कंप्रेसर में देखिए यहाँ से ये कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम मान के चलते हैं, तो कंप्रेशन जो हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो वो इस तरीके से ये इस तरीके से आया यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो इतनी जगह आई ये क्या दे रहा है, ये तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है हमको। ये वाला जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है। और ये है एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है, ये इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ से। अगर हम इस लाइन को थोड़ा कंप्लीट करें तो कुछ और आपको हम बता पाएंगे इसमें। देखिए अगर यहाँ से हमने इसको ये कंप्लीट कर दिया और इसको मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पॉइंट्स हमने दे दिए इसको। और ये इसको हम थोड़ी देर के लिए हम इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ से जो ये पॉइंट नीचे जा रहा है, आप देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, इधर से ये पॉइंट यहाँ से हम यहाँ पर इसकी एंट्रोपी ये चीज़ ले लेंगे तो ये जो टेम्परेचर हो जाएगा, जो भी टेम्परेचर होगा, ये हायर टेम्परेचर हम बोल सकते हैं इसको। ये टेम्परेचर T1 हो गया। और ये हम बोल सकते हैं इसको लोअर टेम्परेचर, जिसके बीच में ये वर्क कर रहा है, टेम्परेचर T2। तो हायर टेम्परेचर मतलब T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ये हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, ये दो बातें आई यहाँ पर। ये नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। तो नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसी को बोल देंगे हम, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। तो यहाँ से जब आया ये, तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है अब ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक इवेपोरेशन हुआ। तो इवेपोरेशन में जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो जस्ट इसका जो ये वाला जो इतना एरिया आ रहा है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। इसको हम 1 2 G कर देते हैं, इसको F कर देते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो इसमें जो है इस फिगर में आप जो देख पा रहे हैं, इसमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो B से 1/B/2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से ये दिस ये क्या कहलाएगा, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन आप यहाँ पर इस स्टेज पर आपको पता चल जाएगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ये मतलब स्टेज 1 पर जब ये इवेपोरेटर के अंदर एंटर कर रही है। तो अब उसके बाद क्या है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट को एब्जॉर्ब करती है। कहने मतलब क्या हो गया, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, 1 से 2 पर जाएगी। तो उस केस में अब हम इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो उस केस में होगा ये कि जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो अब जो आ जाएगा वर्क डन बाई कंप्रेसर, वर्क डन बाई कंप्रेसर, ये क्या हो जाएगा W, ये बराबर हो जाएगा एरिया। अब देखो इसमें जरा वर्क डन समझिए कैसे निकालेंगे। जो वर्क डन फिगर के हिसाब से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है वर्क डन, वो ज़रा समझ लीजिए अच्छे से। तो देखो इसमें होता ये है कि जो एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 4 B/2, ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया होगा, ये सारा एरिया जो होगा, ये एरिया कंप्रेसर वर्क होता है। ये देखिए यहाँ पर
ध्यान रखना ये टीएच डायग्राम में किस तरीके से कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया जो होता है ये कंप्रेसर वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया 234B2, तो एरिया हो जाएगा ये 234B2, ये पूरा एरिया आ जाएगा। हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो हीट एब्जॉर्ब जो आ जाएगी वो बराबर हो जाएगी वो एरिया, अब इसमें एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ हीट एब्जॉर्ब मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जहाँ पर हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा एरिया हो जाएगा यहाँ पर 21GF2, तो एरिया 21GF2 ये पूरा एरिया। तो अब यहाँ से हम COP निकाल सकते हैं, सिंस COP ये बराबर क्या होता है RN/W के, तो ये हो जाएगा एरिया 2321GF2 अपॉन एरिया 234B2, ये पूरा एरिया आ गया। अब यहाँ से अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकालते हैं एंथैल्पी के टर्म में, तो जो COP होता है सबसे विशेष चीज़ यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा वो यही यूज़ होगा। कैसे निकालेंगे जरा देखो ध्यान से, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ की एंथैल्पी H2 - H1, ये हो जाएगा यहाँ का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और जो कंप्रेसर वर्क निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, H3 - H2, ये यहाँ से ये एंथैल्पी यहाँ की माइनस एंथैल्पी यहाँ की। ऐसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, एंथैल्पी यहाँ की माइनस एंथैल्पी यहाँ की। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, H2 - H1, और यहाँ से जो कंप्रेसर वर्क आया वो क्या आ गया, H3 - H2, तो ये लिख देंगे, क्या हो जाएगा H2 - H1 अपान H3 - H2, ये तो आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रोसेस है 4 से 1 ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, एंथैल्पी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो यहाँ की एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी यहाँ की होगी 4 की। तो यहाँ क्या हो जाएगा HF4, आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ की जो एंथैल्पी है वो बराबर क्या हो जाएगी H1 की एंथैल्पी के। हम ऐसे इसको लिखेंगे, तो इसी को लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगा यहाँ H2 - H1, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, अपान H3 - H2, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं H2 - H4, 4 पॉइंट की एंथैल्पी अपान H3 - H2। तो ये एंथैल्पी का फार्मूला आ गया। आप जहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिंस H2 बराबर क्या है H1 बराबर क्या है H4 के, H1 बराबर जो है वो H4 के है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि जो एक्सपेंसन हो रहा है वो थ्रॉटलिंग में वो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंसन है, वो प्रोसेस जो है वो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंसन का प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पहला वाला जो केस है वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हमने कर रहे हैं, तो क्या है कि अब जब वेपर जो है वो सुपर हीटेड हो आफ्टर कंप्रेशन, व्हेन वेपर इज सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन, अच्छा कंप्रेशन के बाद अगर वेपर क्या हो, सुपर हीटेड हो, तो उस केस में इसका जरा TH डायग्राम हम बनाते हैं। आप देखिए, तो जो इसका TH डायग्राम यहाँ पर जो प्लॉट किया गया है वो हमने देखिए यहाँ पर ये प्लॉट किया। तो ये क्या है कि जो वेपर है वो सुपर हीटेड कंडीशन में है आफ्टर कंप्रेशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गया इवेपोरेटर में, फिर ये पहुँच गया कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर जब कंप्रेस हुई वेपर, तो देखिए यहाँ से ये सुपर हीटेड इस लाइन को देखिए पार कर गया इसको, है ना। तो ये वेपर की सैचुरेटेड लाइन है ये, तो उस केस में इसको जब पार कर जाएगा तो उस केस में सुपर हीटेड रीजन में आ जाएगा। सुपर हीटेड रीजन में पहुंचा 3 पर, फिर उसके बाद फिर इसको जो है हम कंडेंसर में ले गए, जहाँ पर पहले क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो टेम्परेचर देखिए यहाँ से डाउन हो रहा है, नीचे टेम्परेचर आ रहा है, और
जब टेम्परेचर नीचे आता है तो उस केस में ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड लाइन में पहुँच गया वेपर की। फिर उसके बाद फिर जब जब ठंडा करेंगे इसको, फिर टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, अब फेज़ चेंज होगा। तो फेज़ चेंज होगा तो वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज़ चेंज हो रहा है। देखिए फेज़ 3 से 4 पर आ गया ये। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इसको हमने एक्सपेंशन वॉल में भेज दिया। एक्सपेंशन वॉल में इसका आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन हुआ। एंथैल्पी यहाँ की और यहाँ की एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। H4 बराबर क्या हो जाएगा, H1 के। तो अब यहाँ की दोनों की जगह की एंथैल्पी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद फिर जो है ये फिर से इवेपोरेटर में आता है। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फिर उसी तरीके से जैसे हमने बताया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सेम वैसे ही रहेगा ये। और ये जो है एरिया जो आ रहा है यहाँ पर 21GF2, ये एरिया जो देगा वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का देगा। और जो एरिया होगा ये 2, 3, 3-4 और B2, ये पूरा जो एरिया होगा ये कंप्रेसर वर्क में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखा कि जो वर्क डन आ रहा है, टोटल एरिया क्या हो जा रहा है, 2, 3, 3-B4B2, 2, 3, 3-4B2, ये पूरा जो एरिया है ये कंप्रेसर वर्क का एरिया आ गया। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है 21GF2। हमको पता है कि अब दोनों एरियाज़ यहाँ पर आ गए। तो अब देखिए, तो अब जो है यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आया हमारे पास वो क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1। यही चीज़ हमने बताई थी आपको। तो H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 ये आ गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन हो जाएगा H3 माइनस H2। ये कंप्रेसर वर्क इस तरीके से लेंगे कि जो हमारे पास, तो H3 निकालेंगे कैसे, देखो H3 के लिए ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। तो वो क्या होती है, देखिए यहाँ की होती है H3 बराबर हो जाएगा, यहाँ का जो है जो एंथैल्पी होगी वो आप टेबल से देख करके निकाल लेंगे, या हो सकता है दी हुई होगी कहीं पर। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में है तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा उसके बारे में, इसकी वैल्यू क्या है। CP और T सुपर हीटेड और T सैचुरेटेड भी आपको पता होंगे, तो वो भी उसको रख करके सारी वैल्यू, तो यहाँ की आप H3 ये यहाँ की जो एंथैल्पी है वो निकाल सकते हैं। तो H2 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H2, तो ये फार्मूला इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का बन जाता है। तो जो अगला केस है वो वेपर इज वेट है ना, आफ्टर द कंप्रेशन। तो उस केस में आप देख रहे हैं सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं। तो जो यहाँ पर कंप्रेसर वर्क आएगा वो पूरा एरिया ये ले लेते हैं, ये जो पूरा एरिया होगा ये वाला, ये कंप्रेसर वर्क देगा, और ये जो है ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। तो वो कंप्रेसर वर्क हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। इसको हम G लिख लेते हैं, इसको F लिख लेते हैं। सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, पिछली सब समझी हुई हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं बतानी है। तो इस पर ज़रा देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा COP इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। तो हीट एक्सट्रैक्टेड जो हो जाएगा वो एरिया 21GF2, यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, अपॉन वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया 234B2, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो जो हम निकालते हैं इसमें, ये यहाँ से जो हीट एक्सट्रैक्टेड हो जाएगी वो H2 माइनस H1 हो जाएगी, और जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा H3 माइनस H2, ये वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है वेट कंप्रेशन और एक होता है ड्राई कंप्रेशन। क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो आपको COP पहले निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। तो हमने दोनों केसेस आपको बताए। इस तरीके का जो कंप्रेशन है यहाँ पर, ये कंप्रेशन जो होगा, ये अब देख रहे हैं आप कि जो आफ्टर कंप्रेशन जो वेपर है वो क्या है, वो सुपर हीटेड नहीं है और ना ही वो सैचुरेटेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेपर सुपर हीटेड अगर नहीं होती है वेपर, तो वो क्या कहलाएगा, वेट कंप्रेशन कहलाएगा। और वेपर क्या है, अगर आफ्टर कंप्रेशन के बाद अगर जो वेपर है वो ड्राई है या सुपर हीटेड कंडीशन में है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, तो ऐसा कंप्रेशन ड्राई कंप्रेशन कहलाता है। तो जो ड्राई कंप्रेशन होता है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और उससे जो है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ज़्यादा होती है, मैकेनिकल इफिशियंसी ज़्यादा होती है,
और कंप्रेसर के डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाती है और मैकेनिकल इफिशियंसी बढ़ जाती है, और जो कंप्रेसर डैमेज नहीं होता इस केस में जब हम ड्राई कंप्रेशन लेकर के चलते हैं। तो कंप्रेशन दो तरीके का आया, दो कंप्रेशन आएगा। पहला कंप्रेशन क्या आता है, पहला आता है ड्राई कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन जब वेपर क्या है, वेपर जो है जब सैचुरेटेड सुपर हीटेड स्टेट में हो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, तो वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। और दूसरी बात जो आती है ये ड्राई कंप्रेशन में आ जाता है, और दूसरा आ जाता है वेट कंप्रेशन। तो वेट कंप्रेशन जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, वेपर इज नॉट सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन के एंड में जो है वेपर सुपर हीटेड ना हो। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ गई होगी बात, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।